वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं बॉक्सर और फाइटर हूँ। अच्छा, ये अल्फाज मेरे नहीं है, आगे तो मुझे बोलने दो। ये अल्फाज जो है गाशर बर्मा 2 की चोटी सर करने वाली बहादुर कोहपेमा नायला कियानी के हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाए कि 8035 मीटर की बुलंदी पर जाने से चंद माह कबल ही नायला कियानी ने अपने दूसरे जो उनका बच्चा है उन्होंने उसकी बर्थ उनकी हुई और उसके बाद वो अपने मिशन की राह में -15 डिग्री की ठंड और नासाजगार मौसमी हालात को भी खातिर में नहीं लाई। अच्छा, इतनी बहादुर। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ना सिर्फ अब मतलब कि ये गाशर बुरम 2 को फतह करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोपैमा है, बल्कि वो ऐसी कोपैमा भी हैं जिन्होंने अपनी पहली मुहिम में ही 8000 मीटर की चोटी जो है वो सर कर ली है। देख लें, ज़बरदस्त। नायला जो है उनका ताल्लुक रावलपिंडी शहर के इलाके गुजर खान के कदामत पसंद ख़ानदान से है। उन्हें बचपन से मुहिम जोई का शौक था और ज़माना तालिब इल्मी और अब भी वो बॉक्सिंग भी करती हैं। अच्छा, उन्होंने दुबई में भी क़याम के दौरान जो है रॉक क्लाइंबिंग और आइस स्केटिंग जो है वो शुरू की थी। तो नायला हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनको पहले मुबारक देते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो आपको ये मार्का सर करने पर और कोपैमाई का शौक़। हमें सबसे पहले तो आप बताएं कि आपको कैसे पैदा हुआ और कितने जतन किए आपने इस शौक़ के लिए। आप बॉक्सर हैं, आप फाइटर हैं, जिस तरह इकरा बता रही हैं। कोपैमाई का शौक़ तो आई थिंक कोइंसिडेंस था। जब मैंने ट्रैकिंग की थी तो अचानक से बस ख्याल आया कि क्यों नहीं ट्राई करें पहाड़ पे चढ़ना, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज समझा जाता है। और इसको करने के लिए मैं पिछले 2 साल से प्लानिंग कर रही थी। लास्ट से भी प्लान था, नेपाल में था, लेकिन वो कोविड की वजह से कैंसिल हुआ, जो कि अच्छा हुआ, क्योंकि उसके बाद मैंने सोचा कि पाकिस्तान में 5-8 हज़ार की पीक्स हैं, तो क्यों नहीं पाकिस्तान में ट्राई किया जाए। तो उसके लिए आई थिंक मेन कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। एक इशू ये था कि कोई ढूंढना किसके साथ करूं, क्योंकि लोग बोलते थे आपका एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई भी पीक सर नहीं की 6000 की 7000 की। तो उसके बाद था ट्रेनिंग, क्योंकि मेरी 8 महीने की बेटी है, लेकिन जब पाकिस्तान छोड़ा था तो ये एक्सपीडिशन स्टार्ट हुआ था तो 6.5 माह की थी। तो उस वक्त ऑब्वियसली बॉडी बेबी के बाद वैसी स्ट्रांग नहीं रहती है। तो ट्रेनिंग मैंने सिर्फ 4 महीने की है। यूजुअली लोग साल लगा देते हैं इसमें। क्या बात। तो मैं तो यही बोलूँगी कि बस ट्रेनिंग थोड़ा मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि बॉडी की स्ट्रेंथ वैसी नहीं थी, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से उसको ओवरकम किया। मेंटल स्ट्रेंथ तो पहले से ही थी। इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना। जिस तरह से आप अभी बता रही हैं कि आपने अपनी छोटी सी 6 माह की जो बेटी है उसके वो भी 6 माह की बेटी हुई थी आपकी दूसरी, उसके बाद आपने मुहिम स्टार्ट की और काफ़ी मुश्किलात थी, तो क्या क्या मुश्किलात पेश आई, ज़रा वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, इस चोटी को सर करने में काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। 5 वीक हमें लगे हैं, स्कर्दू 5 वीक लगे हैं। तो उसमें हर दिन एक्चुअली पहला तो है कि हम इतनी सर्दी बर्दाश्त करने के आदी नहीं हैं। स्पेशली हम लोग जो जीबी से ताल्लुक नहीं रखते, मैं पंजाब से हूँ और दुबई में रहती हूँ, तो हीट के आदी हैं। तो हर रोज़ जब ट्रैकिंग में बेस कैंप तक जाते 7-8 दिन लग गए थे। इतनी सर्दी थी कि मैं सोची थी कि मैं ऊपर कैसे बर्दाश्त करूँगी, वो एक प्रॉब्लम था। हाइट का दूसरा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग जितनी बुलंदी पे जाते हैं उतनी ऑक्सीजन कम होती है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाए आपको, तो फौरन नीचे आना पड़ता है। तो वो अल्लाह के शुक्र से उसका प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी रोटेशंस करनी पड़ी। ऊपर जाके थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आना, फिर और ऊपर जाके नीचे आना। और एक प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैं स्ट्रेस, क्योंकि मेरी पहली पीक थी, इससे पहले मैंने कोई पीक सर नहीं की, तो समिट के दिन मैंने बहुत स्ट्रेस ले लिया था कि क्या होगा या नहीं होगा। तो वो 2-3 घंटे एक कदम उठाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो वो हर कदम उठाने के लिए मुझे बहुत मेंटल स्ट्रेंथ यूज करना पड़ती थी कि नहीं, आगे जाना है, जो भी हो आगे जाना है। तो उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, कोई हमें माइनर इंजरी भी नहीं आई। आपने काफ़ी मसले गिना दिए और फिर आप कह रही हैं उसके अलावा कोई मसला नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था ये। अच्छा, मुस्तकबिल का बताएं, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, कौन कौन सी चोटियाँ जो हैं उनको सर करना है, ख्वाहिश है कि अब मैंने उधर जाना है, और क्या स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं आपको, ये बताइएगा, क्योंकि कुछ ये भी शिकायत हो रही होती है कि स्पॉन्सर्स उस तरह से नहीं मिलते हैं। तो ये वाला एक्चुअली एक्सपेडिशन 90% मैंने खुद ही सेल्फ स्पॉन्सर था। अच्छा। लास्ट मिनट 2 छोटे से स्पॉन्सर्स आए थे जो कि जिनकी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने बिल्कुल लास्ट मिनट 1-2 दिन पहले एक्सपेडिशन से मुझे उन्होंने एक्सेप्ट किया प्रपोजल। एक ने कैश दिया था और एक ने वो फोटोग्राफी के इक्विपमेंट दिए थे। लेकिन
मतलब 90% ये मैंने खुद इसको फाइनेंस किया था। ठीक है। फ्यूचर में प्लान ऑफ कोर्स माउंटेनियरिंग को बोलते हैं, एक दफा आप स्टार्ट करें तो रुकना मुश्किल होता है। तो फिलहाल मेरे प्लान है, लेकिन ये भी सोचा नहीं है, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह करूंगी, पाकिस्तान में ही करूंगी, क्योंकि नेपाल में भी मतलब 2 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान नेपाल मेन, जिनमें माउंटेनियरिंग होती है। नेपाल में बहुत इजी है और मुझे चैलेंज पसंद है और अपने मुल्क में करना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, तो इंशाल्लाह ईयर का प्लान है पाकिस्तान में। चलें इंशाल्लाह आपके जो प्लान्स हैं वो कामयाब हो। लेकिन नाइला, जिस तरह से आपको तो स्पॉन्सर मिल गया, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में कोह पैमाओं को क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं और इस हवाले से अभी गवर्नमेंट को क्या क्या इकदाम करने हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं बोलूँगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है कोई सहूलियात कोह पैमाओं को। और एक और एक्चुअली मेन चीज़ है, कोह पैमाओं के साथ कुछ तो स्पॉन्सर्ड होते हैं, कुछ खुद से स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन जो एक मेन वो जो रिसोर्स होता है वो होते हैं हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स। वो बेसिकली क्लाइंबर्स ही होते हैं, लेकिन वो बाकी क्लाइंबर्स जो कि शौकिया करते हैं काम, उनकी हेल्प करते हैं, तो उनको कोई भी सहूलियात नहीं है उनका। आई थिंक हुकूमत को बहुत इस पे काम करना पड़ेगा। इंश्योरेंस जो हमारे हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं, जो हमारे पोर्टर्स हैं, उनकी इंश्योरेंस है ही नहीं नेपाल को के साथ। जब हम उसका मुकाबला करें तो नेपाल में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, अगर अल्लाह ना करे कोई इंजरी हो जाए या कोई सीरियस इशू हो जाए तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मिलते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 2 लाख मिलते हैं फैमिली को, जो कि बिल्कुल इनफ नहीं है। तो उस पर काम करना है। ट्रेनिंग हमारे जो जब फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे क्लाइंबिंग करने के लिए, तो यूजुअली नेपाल में क्या होता है, वहाँ पे रोप फिक्सिंग की टीम्स होती हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि वो अरेंज करें हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स की ट्रेनिंग, ताकि, क्योंकि जब मैंने ये पीक सर की है तो बहुत एम्बैरेसिंग था, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, हर कोई सोच रहा था, एक दूसरे को देख रहा था। मतलब हमारी टीम ने अली रजा सतपारा ने और सरबाज ने रोप फिक्सिंग टीम लीड की, लेकिन शुरू में कुछ ऐसा हर कोई एक दूसरे को देख रहा था कि कौन करेगा। तो इस तरह के बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो कि हुकूमत की हेल्प चाहिए। और इसके अलावा जो कोह पैमा हैं उनको स्पॉन्सर, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव एक शौक है, स्पॉन्सरशिप की फैसिलिटेशन। बिल्कुल ठीक है नाइला, अब हमें आप ये भी बताएं कि जो ख़वातीन को पैमाई का शौक रखती हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? मैं उनको ये पैगाम दूंगी कि अगर आपको कुछ करना है तो ये सोचें कि कैसे होगा, ये नहीं सोचें कि क्या क्या चीज़ बीच में रुकावट आ सकती है। क्योंकि अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि रोक सकती थी मुझे इस मिशन को करने में। सबसे पहला कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे पता था कि मेरे में इतनी स्किल है कि जब मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देगा तो मैं 100% उसको फॉलो करूँगी। दूसरा ये था कि मेरी जैसे मैंने बताया मिशन स्टार्ट करते वक्त मेरी 6.5 माह की बेटी थी, तो उसमें 2 इशू थे। एक तो फिजिकल मेरी स्ट्रेंथ, यूजुअली ये कहा जाता है कि 1-2 साल लगते हैं औरत को अपनी स्ट्रेंथ वापस लाने में, लेकिन मैंने उस पर काम किया। मैंने 4 महीने जो कि इनफ नहीं थे अगेन, उसमें मैंने ट्रेनिंग की, अपने आप को ट्रेन किया, फिटनेस पे काम किया और इस हद तक अपने आप को मजबूत बनाया कि चोटी जो कि इम्पॉसिबल समझा जाता है वो नॉर्मल बनने के लिए भी वो सर की। तीसरा ये था कि इतनी छोटी बच्ची को छोड़ के जाना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मेरा रीजंस थे कि छोटी है तो उसको याद नहीं रहेगा, अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ के लिए भी मुश्किल होता है बच्चों को छोड़ के जाना। बिल्कुल ठीक है नाइला, बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और गुड लक आपको फ्यूचर के लिए। और आप बड़ी बहादुर हैं वाकई, बहुत बहादुर वाकई फाइटर हैं आप, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, एक जानिब ये खबर, दूसरी जानिब दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोहपैमा शेरोज काशिफ ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी सर कर ली। अच्छा, इसके बाद पता है क्या हुआ, वो ये हुआ है कि वो K2 सर करने वाले भी सबसे कम उम्र पाकिस्तानी कोहपैमा बन गए हैं। क्या बात है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप देखें ना, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहा है शेरोज। तो शेरोज जो है वो वैसे 11 साल की उम्र से उसने ये पहाड़ों को सर करने का शौक वैसे रखते थे। उन्होंने शुरू किया अपना काम। उनके वालिद जो हैं उनके मुताबिक शेरोज को पहाड़ों पर जाने का बहुत ज़्यादा शौक था और उनके साथ वो हमेशा मतलब जिद भी करते थे कि मैंने जाना है। जब वो ऑफिस ट्रिप पे गए थे ना उनके वाले साहब, तब वो गए और उसी दौरान शेरोज ने पहली बार किसी पहाड़ पर जाने की ख्वाहिश की थी और जिसे गाइड के साथ भेजकर
पूरा भी किया गया था। शहरोज़ ने एक साल में 2 मुख्तलिफ और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ सर के करके भी एक मुनफरिद जो है रिकॉर्ड कायम कर दिया। और ये 1 साल तो हम कह रहे हैं, लेकिन ये बनते 3 महीने हैं। बिल्कुल 3 महीने के अंदर मई में जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की थी और ये सबसे कम उम्र तरीन कोपैमा बन गए थे, तो सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने थे। और उसमें उन्होंने किस ख्वाहिश का इजहार किया था, क्या गुफ्तगू की थी शहरोज़ ने, वो हम आपको सुनाते हैं। दुनिया में 14,000 मीटर की चोटियाँ, जो कि अली सरपारा का भी ख्वाब था, तो इंशाल्लाह उस ख्वाब को लेके आगे जाएंगे। आज से जब मैं 13 साल का था, मैंने अपनी ज़िंदगी के फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया था। उसमें मैंने कहा था K2 और माउंट एवरेस्ट मैंने करना ही करना है। तो माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 रह गया। हाँ, माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 रह गया, लेकिन अब K2 भी हो गया। अब जब शहरोज़ वापस आएंगे हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और मतलब दोबारा से इनवाइट करेंगे हमने प्रोग्राम में उन्हें और उनसे बात करेंगे कि कमाल बात है, बिल्कुल कैसे इतना ज़्यादा इतनी जल्दी बिल्कुल इतनी जल्दी और इतनी मतलब छोटी सी विदिन 2 मंथ्स मेरा हाल है हमजा, मई से अब जुलाई। पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है, ये तो अब हमें नज़र भी आता जा रहा है। बस इनकी सरपरस्ती की हमें ज़रूरत है। और कई ऐसे बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं, नौजवान हैं जो जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मसला स्पॉन्सर्स का भी स्पॉन्सर का भी है। हाँ, उनके पास सहूलियात नहीं होती हैं, उसके अलावा ट्रेनर्स नहीं होते इस तरह से। लेकिन ये है कि जो सूरत हाल अब ये इस तरह की है कि मेरा ख्याल है इन लोगों को अप्रिशिएट करेंगे और इनको इस तरह से स्पॉन्सर देना चाहिए। गवर्नमेंट को खुद बल्कि आना चाहिए इन लोगों के लिए, ताकि इस तरह के रिकॉर्ड्स में पाकिस्तान के बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आगे चलते हैं। हम यही बात गुफ्तगू कर रहे हैं तो सयाहत की गुफ्तगू करते हैं। सयाहत के लिए पुरकशिश मकामात के ज़मीन में पाकिस्तान जो है वो जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता दुनिया के भी बहुत से ममालिक पर बरतरी रखता है। और मौजूदा हुकूमत के इक़दामात से भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान में सयाहत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ है। अच्छा, महकमा सयाहत KPK जो है उसके मुताबिक ईद उल अज़हा तातिलात में लाखों सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया था और हज़ारा मालाकन डिवीज़न में सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद को कहा जा रहा है कि 4 अरब रुपए से ज़ायद आमदन भी हुई है। हाँ जी, हमने बिल्कुल, आप देखें आमदन का तो हमें पता है, रश तो हमने देख लिया था कि क्या हालात थे। और लोग जो है 24 घंटे के लिए वो पता लगा कि जी गाड़ियाँ बिल्कुल हिल ही नहीं सकी हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, वो भी थोड़ी मुश्किलात उनको सामना करना पड़ा था लोगों को, जितने सयाह वहाँ गए हुए थे। अच्छा, रश बहुत ज़्यादा था। हाँ, और तकरीबन ईद तातिलात में 5,50,000 से ज़ायद सयाह जो हैं वो सिर्फ सवात पहुँचे। और गलियात में 2 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ और 10 लाख से ज़ायद सयाह दाखिल हुए। ज़बरदस्त। अच्छा, कहा जा रहा है कि 3 लाख से ज़ायद गाड़ियों में तकरीबन 12 लाख से ज़ायद सयाहों ने कागान का रुख किया। और ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है कि इतने ज़्यादा सयाह जो हैं इस बार पहुँचे हैं, जो भी हमारे सयाहत के हवाले से रखे गए थे टूरिस्ट जो प्लेसेस रखे हैं, और उसके ऊपर उसके अलावा से गवर्नमेंट जो है ख़ास तौर पर काम कर रही है। तो ये एक अच्छा है, एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि हम देख रहे हैं। अच्छा, 2025 तक की जब बात की जा रही है ना कि पाकिस्तान की सयाहत का मईशत में हिस्सा 1 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच जाएगा, मगर हकीकत ये है कि अगर हम मुख्तलिफ सियाती मकामात की बात करें तो बुनियादी सहूलतों के अभी भी हम मसाइल देख रहे हैं। सेहत हो, कम्युनिकेशन हो, क़याम तआम के मामलात हों, मुनासिब इंतज़ामात हों, उनका फुकदान है। पाकिस्तान को सयाहत की जन्नत बनाने के लिए हमें सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी बहुत ज़्यादा काम करना है और ये तो शर्त अव्वल है। सफाई सुथराई की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। ट्रांसपोर्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी अभी हमें दरपेश हैं इस हवाले से। बिल्कुल ऐसे हुकूमत जो है सयाहत के दोस्ताना माहौल के फ़रोग के लिए निजी शोबे की भरपूर हौसला अफजाई करे, ताकि वो जो है इस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलें और अच्छे तरीके से हम जो है टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं उनके ऊपर टूरिज़्म को हम लोग एक्सपैंड करें। अच्छा, हम गिलगित बल्तिस्तान की भी साथ बात कर रहे हो तो इतना पोटेंशियल है, क्या खूबसूरत इलाका है, और उधर भी गवर्नमेंट क्या कोशिशें कर रही है और क्या वहाँ पर देखा जा रहा है कि सयाहों का अब रश कितना है, उनसे उस हवाले से भी आपको हम बताएंगे। वज़ीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान नासिर खान साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि अभी हम बात कर रहे हैं सयाहत की, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। अब कोरोना की वजह से अव्वल आप क्या समझते हैं कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब जब कुछ सयाहत बहाल होना शुरू हुई है तो लोगों ने कितना ज़्यादा इंटरेस्ट भी लिया है? जी बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत का इस दफ़ा बहुत ही अच्छा रुझान रहा। हालांकि कोरोना के बावजूद लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया, स्पेशली स्कर्दू की तरफ काफ़ी रुझान रहा लोगों का। ईद की छुट्टियों के ऊपर तो काफ़ी रश रहा स्कर्दू में माशाल्लाह से। फ़्लाइट्स भी एक दिन में कई फ़्लाइट्स इस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आते रहे और बाई रोड भी लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया। एक दिन के अंदर कोई हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ आती रही स्कर्दू के अंदर और मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, बलोचिस्तान से, कराची से, लाहौर से, अंदरून पंजाब से और
पाकिस्तान के जितने भी इलाके थे, तकरीबन हर मुल्क से यहाँ पे इस वक्त सयाह मौजूद हैं। इस वक्त भी स्कर्दू खचाखच भरा हुआ है माशाल्लाह। यहाँ पे होटल्स में काफी अच्छी खासी तादाद में लोगों को कमरे के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक। अच्छा नासिर साहब, जिस तरह से आपने ईद की बात की कि ईद पर इस बार बहुत ज़्यादा रश था, तो कितनी सयाहत हुई और अंदाज़न कितना ज़र मुबादला हासिल किया गया था इस सयाहत से? देखिए जी, ज़र मुबादला के हवाले से तो अभी खैर गिलगित बल्तिस्तान काफी वसी इलाका है, इसमें हम अंदाजा लगाना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जो सयाहों की जो तादाद है तकरीबन 9 से 10 लाख के करीब सयाह इस वक्त तक स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख कर चुके हैं और आ भी रहे हैं। अब आज भी मजीद कल की ये हालत थी कि जो लोग आ रहे थे उनको कह रहे थे कि होटलों में कमरों के लिए मुश्किलात का सामना था, गेस्ट हाउसेस फुल भरे हुए थे और बाय रोड्स काफी लोग आके यहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे। काफी अच्छा मनाजिर देखने को मिल रहा है क्योंकि लोग आ रहे हैं यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ के खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है नासिर साहब, हम यही गुफ्तगू कर रहे थे अभी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है कि अब हम देख रहे हैं पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर शायद इंतज़ामात अभी उतने नहीं हैं। उसके लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या फ़ैसले कर रही है और क्या कोई प्राइवेट पार्टनरशिप करने की भी बारे में सोचा जा रहा है कि कुछ प्राइवेट इदारों को साथ शामिल कर लिया जाए? जी बिल्कुल, प्राइवेट पीपीपी मोड पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा हम हुकूमत इस वक्त शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो लेके आ रहे हैं, इसमें हम होम स्टे का जो कंसेप्ट उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। जो लोग अपने घरों के साथ 1-2 कमरे जो बना सकते हैं सियाहत के प्रमोशन के लिए, अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो उनके लिए गवर्नमेंट फ्री इंटरेस्ट लोन मुहैया कर रहे हैं कि वो तकरीबन 4000 के करीब इंशाल्लाह 1-2 सालों के अंदर बनने जा रहा है। और सड़कों की जो हालत थी यहाँ पे काफ़ी ख़राब थे पहले, तो उनके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है सिटीज़ के अंदर और वैली डेस्टिनेशन रोड्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में जो सयाहों की नज़रों से ओझल है, जो लोगों की नज़रों से ओझल है। हम चाह रहे हैं कि ऐसे मकामात ब्योसाई जैसे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, अभी भी है हमारे पास ऐसे खूबसूरत झील अभी तक लोगों ने देखा नहीं है, हम उन जगहों को लोगों की नज़रों तक लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह से आपने बात की, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आगे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और वहाँ पर सयाहत को ज़्यादा फ़रोग मिले। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने अपना सवेरे पाकिस्तान को दिया। और इस सारे मामले पर हम बात कर लेते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी इत्तलात कामरान बंगिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कामरान बंगिर साहब, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, इस बार ईद पर कितना सयाहों का रश देखने को मिला और अंदाज़न, क्योंकि एकदम बता नहीं सकते इतनी जल्दी जो है वो इस चीज़ों के बारे में, अंदाज़न कितना ज़र मुबादला कमाया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। हमने जो ट्रैफिक काउंट और विजिटर्स को रफली जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड तरीका है उसको हमने काउंट किया है, तो हमारे इस दफ़ा यानी पिछले साल की ईद के निस्बत पिछले साल हमने जो काउंट किया था वो तकरीबन 3 लाख गाड़ियाँ थी। ठीक है। हमने इस दफ़ा जो रफली काउंट किया है अपनी 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में, जिसमें स्वात है, चतराल, कुमराट, गलियात और नारान कागान। तो ये 5 डेस्टिनेशंस को हमने जो रफली काउंट किया है तो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ इस दफ़ा इन 5 डेस्टिनेशंस में आ चुकी हैं। और इसी तरह हम अगर टूरिस्ट्स को देख लें तो वो भी बहुत बड़ी तादाद में यानी 40 लाख तक टूरिस्ट जो है वो इस दफ़ा आ चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें डोमेस्टिक खैबर पख्तूनख्वा के टूरिस्ट भी हैं और बाकी सूबों से भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमने जो अंदाज़ा लगाया है, जो ज़र मुबादला की आप बात कर रही है, जो हमारी एस्टिमेट्स हैं वो 60 अरब रुपए है, लेकिन हमने सेफ साइट पे जो अपनी कैलकुलेशंस की है उसमें 40 अरब रुपए से ज़्यादा का ज़र मुबादला आ चुका है। और अगर हम उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट को देख लें या लोकल रेवेन्यू को देख लें और हम सेफ साइट पे उसको करें तो वो 10% हमने रखा है कि जिससे हमारे लोकल दुकानदार को, लोकल रेडीबान को, लोकल जो मुलाजिम है उसको, तो वो हमने 10% जो काउंट किया तो 4 अरब रुपए हमारे जो बिल्कुल लोअर क्लास के जो हमारे लोग, क्या बात है मगर साहब, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। वैसे आपको मुबारक भी हो इस चीज़ की कि पोटेंशियल भी था, वहाँ पर कोशिशें भी की जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, मुबारकबाद के आप मुस्तहिक हैं। लेकिन
जब वहाँ पर सयाह जाते हैं तो कुछ मुश्किलात की बातें भी वो कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे हम नारान की बात करें या दीगर सियाती मकामात की जब हम बात कर रहे होते हैं, शदीद ट्रैफिक जाम हमने देखा। अब उसके लिए भी सोचना तो होगा कि जब हमें पता लग गया कि इतना पोटेंशियल है, लोगों को वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर जाएं, तो लोग तो जाएंगे वहाँ पर, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए हमें कितना मजीद वक्त लग जाएगा? रातों रात तो खैर ये नहीं हो सकता। देखें, इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स जो ट्रैफिक का आता है, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। टूरिस्ट की भी जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इन चीज़ों को इस दफ़ा थोड़ा बहुत कदरे बेहतर था पिछले साल की निस्बत। हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा प्लान बनाया था। आपको इल्म होगा कि टूरिस्ट पुलिस हमने इस दफ़ा इंडक्ट की हुई थी बहुत बड़ी तादाद में। उन्होंने देखा है, हमें भी एज अ गवर्नमेंट या वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी कुछ इश्यूज़ हैं। जैसे कि अगर आप लिटरिंग को देख लें तो टूरिस्ट प्लेसेस में लिटरिंग का बहुत ज़्यादा इस दफ़ा हमें एक इशू यानी क्लीनलीनेस का आ रहा था, तो ये भी एक है। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे अभी नासिर साहब ने भी बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम किया। वज़ीर आज़म साहब का ये विजन है, वज़ीर आला महमूद खान ने खुद इसको लीड किया। हमने बहुत बड़े रोड्स बनाए, बहुत बड़े जो नए ट्रैवल डेस्टिनेशंस हमने एक्सप्लोर किए हैं, वहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा रुझान है। तकरीबन 7 या 8 मज़ीद हमने ट्रैवल डेस्टिनेशंस देखी हुई हैं टूरिस्ट के लिए, वो हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। तो ये तो आप ठीक कह रहे हैं, ट्रैफिक का तो बहुत बड़ा इशू रहा है। उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक मैनेजमेंट का हमारा प्लान भी साथ ही साथ हम बारहा रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे मेहमान हैं जो टूरिस्ट आते हैं, तो हम उनसे भी कहते हैं कि वो भी ट्रैफिक की और उनकी जो है जरा नजर रखें, यानी ख्याल रखें कि गलत क्रॉसिंग ना हो या गलत पार्किंग ना हो। ये सारे इश्यूज हमें सामने आते हैं। अच्छा कमरान बंगी साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं सयाहत की कि जो सयाह हैं वो बड़ी तादाद में इन मकामात पर पहुँचे हैं, तो जब इतनी ज़्यादा तादाद में हम देखते हैं सयाह पहुँचते हैं सयाहती मकामात पर, तो वहाँ पर SOPs का भी बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना हो, क्योंकि कोविड की सूरत हाल अब बढ़ती ही जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। तो ऐसे में SOPs को किस तरह से आप लोग कर रहे हैं कि SOPs के ऊपर इंश्योर करें, अमल दरामद कराने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, एक तो हमारे 3 जो बड़े महकमे हैं उन्होंने इस दफ़ा जिम्मेदारी उठाई थी। उसमें लीड किया था टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इन सब की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। बिल्कुल ठीक है, छुट्टियां मनसूख की गई। कामरान बंगी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप बात कर रहे थे, हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।